चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। आज का न्यू चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये चैप्टर जो है बेसिकली एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बिजनेसेस को एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मैक्रो इकोनॉमिक का इफेक्ट नहीं होता है, मैक्रो इकोनॉमिक का भी इफेक्ट होता है, बट माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। जब मैनेजर्स ने प्लानिंग, कंट्रोलिंग या डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी आप मार्केट में देखते हो कि सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस चेंज हो रहा है, तो उससे बिजनेसेस के लिए कभी कभी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है और कभी कभी थ्रेट्स क्रिएट होते हैं। तो जब भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस चेंज होगा तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जैसे स्वॉट एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था, अगर सप्लाई एंड डिमांड का चेंज ऐसे हो रहा है कि वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस को उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और अगर वो थ्रेट क्रिएट कर रहा है तो बिजनेस को ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो उस थ्रेट को अवॉइड कर सके। सो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना भी ज़रूरी है। अब माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहली बात आती है उसके एनवायरनमेंट की। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में होती है मार्केट्स। मार्केट बेसिकली क्या होती है? मार्केट कोई भी जगह हो सकती है जहां पर बायर और सेलर्स आते हैं और ये एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं मार्केट में आके। सेलर्स जो है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं बायर को और इन रिटर्न वो उनसे कैश लेते हैं। अब मार्केट की जो सिचुएशन है वो कैसा है, मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। क्योंकि मार्केट की जिस तरह सिचुएशन होगी उसी तरह का बैलेंस होगा सप्लाई एंड डिमांड में। अगेन जिस तरह एक इकोनॉमी, एक हेल्दी इकोनॉमी हम कहते हैं जिसमें जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो, उसी तरह एक हेल्दी मार्केट वो होती है कि वहां पर उतने ही गुड्स सप्लाई हो जितने की डिमांड है। अगर डिमांड 1000 यूनिट्स की है तो सप्लाई भी 1000 यूनिट्स ही होने चाहिए। ज्यादा होगा तो भी मसला है और कम होगा तो भी मसला है। ज्यादा होगा तो उसकी प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी, वो मार्केट जो है अनअट्रैक्टिव हो जाएगी आपके सेलर के लिए। और अगर वहां पर शॉर्टेज चल रही है तो कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलेंगे और उनकी प्राइसेस जो है वो अनरियलिस्टिकली हाई हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की जो एक हेल्दी सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ये होता है कि यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बायर्स हैं और बहुत सारे यहां पर छोटे छोटे सेलर्स हैं, और जितने के बायर्स हैं उतने ही सेलर्स भी अवेलेबल हैं। मतलब ये कि जितने की बायर्स डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट, कभी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट ऑलमोस्ट उतने की ही एग्रीगेटेड सप्लाई भी है सप्लायर की तरफ से। और अल्टीमेटली ये कि कोई भी एक सेलर या एक बायर जो है वो मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रहा। मार्केट को ओवरऑल जो है सारे बायर्स एंड सेलर्स मिल के चला रहे हैं, और जितना ट्रेड हो रहा है मार्केट में उससे प्राइस डिटरमिन हो रही है। कभी कभी सप्लाई थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कभी कभी सप्लाई थोड़ी कम हो रही है, बट ओवरऑल इट्स अ परफेक्ट कंपटीशन। अब बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं हर कंट्री में, और हर इंडस्ट्री की एक अपनी मार्केट होती है। तो कुछ इंडस्ट्रीज की मार्केट्स जो है वो परफेक्ट कंपटीशन उनमें होता है और कुछ में इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। सो इन शॉर्ट परफेक्ट कंपटीशन ये कि मार्केट इज ओन्ड बाय ऑल द बायर्स एंड सेलर्स and there is a balance of power between the buyers and sellers, and कोई भी सिंगल एंटिटी या सिंगल बायर या सिंगल सेलर जो है मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रहा। अब इम्परफेक्ट मार्केट क्या होती है? इम्परफेक्ट मार्केट्स के ऑपोजिट होती है। इम्परफेक्ट मार्केट का मतलब यह है कि कोई एक बायर या कोई एक सेलर जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, या मार्केट में जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम ये भी कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
कि किसी ना किसी तरह से मार्केट को कोई ना कोई फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रही है, या वो बायर हो सकता है या वो सेलर हो सकता है, समटाइम वो गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है, कोई भी है, बट किसी ना किसी तरह से वो मार्केट में कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जो एक बैलेंस नहीं रख सकती बायर एंड सेलर के बीच में। इसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर आप देखो दुनिया में जो डायमंड की मार्केट है बेसिकली, अब डायमंड की मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पर एक ही बड़ी कंपनी है जो दुनिया में जितना भी प्रोसेस डायमंड सेल होता है उसको एक ही कंपनी सेल करती है। अब उसका नुकसान क्या होता है कि जब भी वो देखते हैं कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है मार्केट में, तो डायमंड की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो वो कंपनी क्या करती है, वो एकदम से अपनी सप्लाई रोक देती है। जब उनकी सप्लाई रुकती है तो ऑब्वियसली मार्केट में डायमंड कम हो जाता है, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड को कोई एक कंट्री, क्योंकि सब कंट्रीज के पास किसी ना किसी हद तक गोल्ड होता है, तो कोई एक कंट्री गोल्ड मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता बेसिकली। सो गोल्ड को हम कह सकते हैं सम हाउ वो एक परफेक्ट कंपटीशन है उस मार्केट में, बट डायमंड जो है वो एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट कंपटीशन है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है मोनोपली। मोनोपली ये कि कोई एक सप्लायर जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, या गवर्नमेंट की वजह से या किसी भी वजह से एक ही सप्लायर है वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में बेच रहा है। कोई और सप्लायर किसी भी रीज़न की वजह से, या तो एंट्री ऑफ बैरियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, या उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या गवर्नमेंट ने ही अलाउ नहीं किया हुआ, तो ड्यू टू एनी रीज़न वो एक ही सप्लायर है, वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, वो मार्केट में सेल कर रहा है। अब बायर्स बहुत ज़्यादा हैं बट सेलर एक ही है, तो उस सेलर की मर्जी है जो प्राइस मर्जी चार्ज करे। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कि उस सप्लायर ने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की हुई है। इसी तरह ओलिगोपोली बेसिकली होती है। ओलिगोपोली क्या होती है कि ये भी मोनोपोली की टाइप है, बट यहाँ पर एक सप्लायर नहीं होता, यहाँ पर मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं। यहाँ पर मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, बट ये सारे सप्लायर्स मिलके एक कार्टेल या ग्रुप बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक सप्लायर ज़रा ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, वो जब प्राइस बढ़ाता है तो बाकी के सप्लायर्स जो हैं वो भी उसको फॉलो करके प्राइस बढ़ा देते हैं। जो लीडिंग सप्लायर होता है जब वो अपनी प्राइस गिराता है तो बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी अपनी प्राइस गिरा देते हैं। इस तरह की जो कंपटीशन होता है उसको हम ओलिगोपोली कहते हैं, या उसको कार्टेल या ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि सप्लायर मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हैं। अब एक और टर्म अक्सर हम यूज करते हैं, मोनोपोली से ही निकल के आई है, बुक में नहीं लिखा हुआ, मोनोप्सनी। मोनोप्सनी बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पर सप्लायर जो है वो डोमिनेट नहीं करता, यहाँ पर बायर डोमिनेट करता है। मतलब ये कि सप्लायर बहुत ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट बायर जो है वो मार्केट में एक ही है और सब सप्लायर्स ने उसी एक बायर को सेल करना है। तो बायर के पास पावर है, डोमिनेटिंग पावर है, ये इन्फ्लुएंशियल पावर है कि वो मार्केट को डोमिनेट कर सकता है। जैसे पोर्टर 5 फोर्सेस की बात करें तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो है वो बहुत हाई है मोनोप्सी में एज कंपेयर टू सप्लायर। इसी तरह ओलिगोपोली जो है इससे निकल के आता है जब ओलिगोप्सनी, कि यहाँ पर ये होता है कि एक बायर नहीं होता बल्कि मल्टीपल बायर्स होते हैं, बट वो बायर मिल जाते हैं और वो एक कार्टेल या ग्रुप बना लेते हैं। अब मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली एक कंपनी फॉर्म कर लेंगे या कोई जेवी या जॉइंट वेंचर फॉर्म कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मिलने का मतलब ये है कि जब एक बायर जो डिसीजन लेगा बाकी के बायर्स भी वही डिसीजन लेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। तो ओलिगोपोली में ये होता है कि मल्टीपल बायर्स होते हैं, वो मिल जाते हैं और वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और जब वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं तो ऑब्वियसली फिर सप्लायर की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम होती है और बायर की ज़्यादा होती है। सो मोनोपोली या ओलिगोपोली के जो ऑपोजिट हैं वो मोनोप्सनी है या ओलिगोप्सनी है। यहाँ तक क्लियर है?